Hello everyone, today we will be talking about breathing and exchange of gases, lecture number 1. So let us begin. We will be talking about the introduction. इंट्रोडक्शन में डाइजेशन चैप्टर क्योंकि डिलीटेड है तो एनसीईआरटी कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज़ होती है, वो बहुत हार्मफुल भी होती है और जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि हमें उसको कन्वर्ट करना है इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल्स ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी लाइन लिखी हुई थी तो मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के लिए हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन करना पड़ता है ताकि हम उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकें एनर्जी बनाने के लिए। सो अब ब्रीदिंग जो होता है उसके अंदर एक होता है इंसलेशन या इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सलेशन या एक्सपायरेशन। इनहेलेशन जो होता है उसके अंदर एयर का इनटेक होता है, एक्सलेशन जो होता है उसके अंदर एयर जो है वो बाहर एक्सेल आउट की जाती है। अगर मैं बात करूं एक ओवरव्यू की कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले तो भाई ब्रीदिंग ही आता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर जब एयर चली गई है तो वो एल्वियोली में जाती है। एल्वियोली के अंदर जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें एल्वियोली से जो एक्सचेंज है वो होगा पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोली के बीच में होता है, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें पल्मोनरी कैपिलरी से सिस्टमिक कैपिलरी तक गैसेस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट ब्लड वेसल्स। और उसके बाद यहाँ सिस्टमिक कैपिलरी से टिश्यूज़ तक ब्लड एक्सचेंज होता है, जिसमें गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर टिश्यूज़ के अंदर इन गैसेस में से ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं वो है ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी कहती है कि ब्रीदिंग ही पल्मोनरी वेंटिलेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो हो सकते हैं। हैबिटेट जो है पानी हो सकता है या लैंड हो सकता है। पानी में होगा ब्रैंकियल, लैंड पे होगा पल्मोनरी। पानी में होगा फिश गिल्स के थ्रू करता है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लैंड पे मैमल्स लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हैबिटेट में हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, जिसमें हमारे पास सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसमें से जो पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, स्नाइडीरिया है, जिसको हम सीलेंट्रेटा को स्नाइडीरिया बोलते हैं। सो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एशकेलमिंथस, ये सारे सिंपल डिफ्यूजन यानी कि अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। एनालिडा अर्थवॉर्म होता है जैसे, वो मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू करता है। आर्थ्रोपोडा यानी कि कॉकरोचेस वो गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम्स के थ्रू कर सकते हैं। मॉलिस्कास जो होते हैं वो गिल्स, फेदर लाइक गिल्स होते हैं, उनके थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो ट्यूब फीट का होता है। ट्यूब फीट से अपना रेस्पिरेशन करता है। बेसिकली उसकी जो फीट्स होती हैं उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकता है। हेमिकॉर्डेटा जो होता है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है। फिशेस भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एम्फीबिया भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, लेकिन अगर आप फ्रॉग की बात करेंगे तो लंग्स, स्किन, बकल कैविटी, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन वो सब कुछ कर सकता है। रेप्टाइल्स, एज, मैमल्स जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्रोकोडाइल का पूछा जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर था लंग्स, ठीक है। लंग्स इसका आंसर इसलिए बिकॉज क्रोकोडाइल जो होता है वो आपका एक रेप्टाइल होता है। इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, तो वो होगा आपका ये प्लैटिहेलमिंथस, ये मोलस्का, ये ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर आता है नेसल चेम्बर। इसके बीच में ना एनसीईआरटी कहती है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से जाता है नेसल पैसेज में और वहाँ से जाता है नेसल चेम्बर में और नेसल चेम्बर से जाता है फेरिंग्स पे। तो बात तो उतनी है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, एल्वियोली, लंग्स। इसमें से जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ तक प्रेजेंट होती हैं आपकी कार्टिलेज और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वहाँ तक प्रेजेंट होता है आपका ये कंडक्टिंग जोन, है ना। अब इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कार्टिलेज नहीं होती है बट वो कंडक्टिंग जोन होता है।
ये तो कंडक्टिंग जोन भी कार्टिलेज भी है, इसके अंदर कार्टिलेज भी नहीं है और कंडक्टिंग जोन भी नहीं है, तो मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल ऐसा जिसके अंदर कार्टिलेज नहीं है बट वो कंडक्टिंग जोन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूरा डायग्राम बनाया गया था जिसके अंदर हमने बनाया था नीसल चेम्बर, ये बनाया था नीसल पैसेज, ये था हार्ड पैलेट, बक्कल कैविटी। तो यहाँ से जब एयर अंदर आती है तो फेरिंक्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, जिससे ईसोफेगस में खाना चला जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ग्लॉटिस, उसके ऊपर एपिग्लॉटिस जो कि एक कार्टिलेज है लैरिंग्स का। लैरिंग्स जो होता है वो ट्रैकिया का ही एक पार्ट होता है जिसको हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और इसमें से कार्टिलेज एपिग्लॉटिस जो होता है वो ग्लॉटिस को कवर करता है, जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग होती है। ट्रैकिया के ऊपर शी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं पीछे की साइड से, क्योंकि ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पर ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड कर जाता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई का वापस से डिवीजन होता जाता है तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई बनता है। फर्दर जो है यहाँ पर हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ कंडक्टिंग जोन की तो हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, और रेस्पिरेटरी जोन की तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वेली। और कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से पहले पहले कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ यहाँ पे मैंने आपको वही बताया था कि वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं वो 1 से 2 घंटे के होते हैं, उनको आप नोट्स के लिए रिव्यू कर सकते हैं कि भाई मुझे नोट्स बना के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको साथ साथ NCERT भी पढ़ाई होती है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया होता है। बट अगर आपको कोई रिविजन करनी है बिफोर एनी टेस्ट और समथिंग तो आप इन 5 मिनट्स के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। अगर मेरी इतनी मेहनत लग रही है तो मैं डिमांड करती हूँ एक लाइक।